अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लॉ की मदद से जो हम केसी की एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, उस केसी की एक्सप्रेशन से हमने पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को क्या करना होता है, वो सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से भी ये जो लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास नॉर्वे के रहने वाले। एक का नाम था CM गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वेग। 1864 के अंदर इन्होंने लॉ पेश किया था और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है हम वो पढ़ लेते हैं, देन फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ ये कहते हैं कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास से मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अब हमें पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, इसमें दोनों रिएक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या, जो यहाँ रेट का जो वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर इस रेट का मतलब जो है वो क्या है, स्पीड है। ठीक है, इससे पहले भी बता चुका हूं कि रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। यानी कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट का एक्टिव मास हमारे पास मौजूद होगा, रिएक्टेंट का एक्टिव मास मतलब जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मौजूद होगी, उतना ज्यादा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से परफॉर्म हो रहा होगा। एक दफा फिर बता देता हूं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड। यानी कि रिएक्शन उतना फॉरवर्ड स्पीड में जो है वो जो है मूव करेगा जितना ज्यादा हमारे पास एक्टिव मास होगा या कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। द मोर द कंसंट्रेशन द फास्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसी का उलट कर दें, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, जबकि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड में इजाफा होता है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है। तो अब हम जो है वो डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, डेरिवेशन जो है वो जनरली ड्राइव की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट्स यहाँ पर पुट नहीं किए, वो बाद में हम न्यूमेरिकल्स में इसको जाकर करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है कि A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। ठीक है, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम कोफिशिएंट लगा कर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते हैं। तो मान लो कि ये जो हमारे पास स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, मोलर कोफिशिएंट्स इनको कहते हैं। तो याद रखिएगा जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी कि RF हमने क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। यानी कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ज्यादा जो है बढ़ेगा। यानी कि A यहाँ इस तरीके से आ गया और कंसंट्रेशन को याद रखिएगा कि इस तरीके से ब्रैकेट में डालकर शो किया जाता है
केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहते हैं, और A को इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और साथ जो भी मोलर कॉफिशिएंट होगा उसको हम क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। इसी तरीके से B आ गया और इसी तरीके से B की पावर स्मॉल b हो गई। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे K, और रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे F, और ये किसके बराबर है, इसकी आगे वैल्यू जैसे जो A की वैल्यू थी वो वैसे की वैसे हमने यहाँ पर पुट कर दी B की पावर B। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम रिवर्सिबल बैकवर्ड रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन जब रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा तो आर ये स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन को, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर C की पावर C और D की पावर D आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर रिएक्शन कौन सा है, रिवर्स है, तो हम यहाँ R लगा देंगे। अच्छा, C की पावर वैसे ही C और D की पावर D हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास जो आर एफ है वो आर आर के बराबर हो जाएगा, यानी आर एफ इज इक्वल टू आर आर, आर एफ जो है वो आर आर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज पूरी उठाकर यहाँ लिख देंगे कि के एफ इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं डालना, पूरी वैल्यू है ना, के एफ ए की पावर ए और B की पावर कंसंट्रेशन की पावर B हो गई, इक्वल टू, अब आर आर की जगह उसकी वैल्यू पूरी लिख देंगे, के आर C की पावर C और D की पावर D। ठीक है, अब ये के आर यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है CD के साथ, और यहाँ के एफ के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी का काम हम यहाँ कर लेते हैं, तो के एफ ऐसे ही रहा यहाँ पर, और नीचे क्या आ गया, डिवाइड में के आर, ये ए बी यहाँ क्या हो रहा है, के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी डी के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी की पावर सी और डी की पावर डी, नीचे क्या आ गया, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, अब यहां देखिए दो कांस्टेंट हमारे पास एक साथ आ गए। जब भी हमारे पास दो कांस्टेंट एक साथ आ जाए तो हम उन दो कांस्टेंट को हटाकर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर हम जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं के सी। हेयर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहां पर सी की पावर सी, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी की पावर सी और डी की पावर डी, और नीचे हमारे पास ए की पावर ए और b की पावर b आ जाएगा। अच्छा, के सी बराबर है, अब एक्चुअल जो डेरिवेशन है वो हमारे पास सी डी यहाँ पर क्या था, ये सी डी हमारे पास यहाँ क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, और ए बी हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था। तो जो हमारे पास के सी की एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक के सी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, और इसी को हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो खैर नहीं कह सकते, बहुत सिंपल सी इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं एग्जाम्पल 7.1 के अंदर, और इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को केसी की फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को हम देख लेते हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 4NH3 प्लस 5O2, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या बना रहे हैं, 4NO प्लस 6H2O। सॉल्व करेंगे हम इसको, और Kc बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Kc बराबर हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्या है, NO। अब ये 4 क्या है, इसका मोलर कॉफिशिएंट है, तो कंसंट्रेशन ब्रैकेट डाल के 4 के ऊपर पावर डाल देंगे, 4 पावर आ जाएगी। इसी तरीके से H2O, ये H2O हमारे पास क्या है,
ये पूरा एक कंपाउंड है और ये 6 जो इसके साथ है इसकी मोलर कॉफिशेंट है, तो हम यहाँ पावर डाल देंगे। इसी तरीके से या थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस तरीके से मिक्स हो जाएगा ये। तो Kc बराबर है यहाँ पर, यहाँ देखें 4NO कंसंट्रेशन ब्रैकेट आई और इसके जो मोलर कॉफिशेंट है इसके ऊपर आ गया पावर की चक्कर में। अच्छा, इसी तरीके से H2O, ये 6 क्या है इसका मोलर कॉफिशेंट है। अब हमने नीचे क्या लिखना है रिएक्टेंट, तो NH3 की पावर 4 क्योंकि मोलर कॉफिशेंट क्या है 4 है। इसी तरीके से O2 मोलर कॉफिशेंट क्या है 5। सिंपल ये आंसर है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें इक्वेशन दी हुई है N2O5, यहाँ 2 भी आएगा। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या बना रहे हैं 4NO प्लस 3O2। सॉल्व करेंगे इसको, Kc किसके बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Kc हमारे पास आया, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है NO की पावर हम क्या कर देंगे 4 क्योंकि मोलर कॉफिशेंट 4 आ गया, और O2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3 क्योंकि मोलर कॉफिशेंट 3 है। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या मौजूद है, रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ मौजूद है, अल्लाह आपका भला करे, कि N2O5 और ये ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर 2 जो है इसकी पावर आ जाएगा, और ये जो है वो सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का भी या इस इक्वेशन का भी। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बआसानी आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। खैर ऐसे न्यूमेरिकल्स तो पेपर में जाहिर सी बात है पूछे नहीं जाएंगे आपसे, ये तो बहुत सिंपल सा था आपके से माइंड बनाने के लिए, ताकि आगे के न्यूमेरिकल हम अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें और उसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो Kc के बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें हमारे पास Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले, यूनिट कैलकुलेट करने वाले एंड देन आइस टेबल वाला न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।